और आज बात आज का मुद्दा की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक थी। बैठक चल रही थी, इसी बीच मीडिया में ऐसी खबरें चलने लगी कि राहुल गांधी ने बैठक में क़यादत में तब्दीली के मुतालबे वाले खत लिखने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जिन लीडरान ने यह खत लिखा है उनकी बीजेपी से साठगांठ यानी मिली भगत है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के इस तबसरे पर एतराज जाहिर किया, फिर इस ट्वीट को यह कहते हुए वापस ले लिया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी बीजेपी के साथ मिली भगत है। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस को का कामयाब बचाव किया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिराने के लिए पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 बरस से मैं कभी भी किसी भी मुद्दे पर मैंने बीजेपी के हक में बयान नहीं दिया, फिर भी हमारी बीजेपी के साथ मिली भगत है। हालांकि इसके बाद कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट डिलीट कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि पार्टी के भीतर का भेदी कौन है कांग्रेस का? सोनिया राहुल की क़यादत से पार्टी के अंदर ही किसको परेशानी हो रही है? हालांकि अब सोनिया गांधी उबूरी सदर बनी रहेंगी, लेकिन बिना गांधी कुनबे के क्या पार्टी एक रह पाएगी? क्या कांग्रेस यूथ लीडरान और सीनियर लीडरान के बीच पूरी तरह से बढ़ चुकी है? और क्या वाकई कांग्रेस के कुछ लीडरान बीजेपी से मिले हुए हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जराये के मुताबिक कांग्रेस के आइंदा इजलास तक सोनिया गांधी कांग्रेस की उबूरी सदर बनी रहेंगी। इससे पहले आज कांग्रेस CWC की मीटिंग में पार्टी में जारी अंदरूनी घमासान अवाम के सामने आ गई। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी की क़यादत में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग शुरू हुई। जराये के मुताबिक मीटिंग में राहुल गांधी ने खत लिखने वालों पर सवाल उठाए, जिससे गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए और इस्तीफे की पेशकश कर दी। साथ ही कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर एतराज जाहिर किया, फिर ट्वीट को डिलीट कर दिया। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने साफ किया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए, जो लेटर की बात आ रही है वो तो फर्जी है, किसी ने नहीं कहा कि हमने लिखा है पत्र। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, अभी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। अगर उनके बाद राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प हमारे सामने है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। और गांधी परिवार से बाहर क्यों हो? हमारा सौभाग्य है कि ऐसा राष्ट्रभक्त बलिदानी परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ में पास में है, तो बाहर क्यों जाएंगे? ऐसा परिवार, ऐसा नेतृत्व जो सर्वमान्य है, स्वीकार्य है। हर कांग्रेस जन चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जल्दी संभालें, और मैं समझता हूं कि यही होना भी चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने 23 लीडरान का खत पढ़ा। यह खत गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर जैसे बड़े लीडरान ने लिखा था। मीटिंग में उबूरी सदर सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, जिस पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और साबिक वजीर दिफा AK एंटनी ने उन्हें ओहदे पर बने रहने की अपील की, जबकि राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से कांग्रेस का सदर ओहदा संभालने की मांग की। क्रूशियल टाइम में जब देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसका जवाब देने की अगर किसी में शक्ति है तो वो कांग्रेस परिवार में है, और विशेष रूप से लोग राहुल गांधी जी को चाहते हैं। इस तरह से पत्र लिखकर एक प्रकार से हम लोगों ने या गलत मैसेज देने की कोशिश की है। पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तमाम सीनियर लीडर ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग में हमेशा रहे हैं कांग्रेस के, और उनको एक तरह से हाई कमांड माना गया है। अगर उनको कोई ग्रीवांसेस था या कोई उनका सुझाव था तो वो सोनिया जी से मिलकर अपनी बात कह सकते थे, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी। कांग्रेस में जारी क़यादत की लड़ाई पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अब डूब रही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लोगों का अब अपने क़यादत पर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। एक नेता जो अपने आप को युवा नेता कहते थे, वो पहले ही अध्यक्ष ही छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है
कि मेरे बस का रोग नहीं है। और अब जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए। कई नेताओं ने चिट्ठियां लिखी है। कांग्रेस के ऊपर आज अस्तित्व का संकट है। कोई नेतृत्व नहीं है, जो है उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है। वो दिशा नहीं दे पा रहा, वो फैसले नहीं कर पा रहा, और इसलिए कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। वहीं कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की पेशकश पर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो इल्जाम मुझ पर लगाते थे आज खुद पर लग गए हैं। हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है। और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप। ताहम करीब 7 घंटे तक चली मीटिंग में यह फैसला नहीं हो पाया कि पार्टी का सदर कौन होगा और सोनिया गांधी ही अगले इजलास तक कांग्रेस की अबूरी सदर बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर महेश वर्मा, सीनियर सहाफी अमलेंदु उपाध्याय और सियासी तज्जियाकार शैलेंद्र दुबे। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। अमलेंदु जी, आपसे पहला सवाल है, चूंकि आप सीनियर सहाफी हैं और कांग्रेस की भी सियासत को बहुत करीब से जानते और समझते हैं, क्या कांग्रेस अब पूरी तरह से 2 धड़ों में बढ़ चुकी है? एक धड़ा नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहा है, यानी क़यादत की तब्दीली की मांग कर रहा है, और दूसरा गांधी कुनबे में, गांधी परिवार में पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर यकीन जता रहा है, भरोसा जता रहा है। देखिए, असल में जो भी बातें हैं वो सब मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स हैं, और जिस चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है उस चिट्ठी में जो है नेतृत्व बदलने की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये कहा गया है कि स्थायी नेतृत्व हो। मतलब क्योंकि अभी सोनिया गांधी जो हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस समय, तो इसलिए कि स्थायी अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस का हो, ये बात थी। और जिस तरीके से चीज़ें बाहर निकल के आई, मीडिया के हवाले से ही बाहर निकल के आई, और उसके आधार पर ही अगर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने ट्वीट किए तो उसके बाद उनको समझ में भी आ गया कि ये चीज़ें जो मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर थी, तो इसलिए फिर उसको वापस भी ले लिया। तो जहाँ तक धड़े में बंटने और धड़े में होने का सवाल है, मुझे लगता है कि जैसे धड़ा वाला कुछ नहीं है, और अगर धड़ा है भी तो ये अच्छी बात है कि मतलब एक सबसे बड़े विपक्षी दल के अंदर जो है 2 धड़े हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो डेमोक्रेसी का परिचायक है ये कि पार्टी के अंदर जो है आंतरिक लोकतंत्र है, तो इसको मुझे लगता है इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन मैं सर एक सवाल इसमें ये पैदा होता है कि एक ही पार्टी में अगर 2 धड़ा होगा और एक धड़ा अपने पार्टी के अध्यक्ष पर विश्वास नहीं रखेगा, तो फिर कैसे पार्टी की जो पॉलिसीज होंगी, पार्टी के जो मंसूबे होंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे सर? देखिए, पार्टी अध्यक्ष पे अभी विश्वास वाली कोई बात ही नहीं थी। मतलब जो पत्र गया है, जो लीक हुआ है पत्र, उस पत्र में भी जो है यही कहा गया है कि स्थायी अध्यक्ष हो। और जो बात आप कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिसीज जो है वो निर्धारित हो किस तरीके से हो, तो यही चिंता उस पत्र में जाहिर की गई है कि चूंकि स्थायी अध्यक्ष होगा तो सहूलियत होगी। तो यही उन लीडर्स की भी मांग थी, और मुझे लगता है कि CWC ने इस पर निश्चित तौर पे जो आपस में कुछ ना कुछ चर्चा की होगी किस तरीके से होना है। और मुझे लगता है कि जब सूचना ये आ भी गई है कि अभी 6 महीने तक जो है सोनिया जी रहेंगी कार्यकारी अध्यक्ष, और तब तक जो है पार्टी अपना स्थायी अध्यक्ष देखेगी। ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी, जैसे कि अभी अमलेंदु जी ये इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उसमें परिवर्तन की बात नहीं की गई है, स्थायी नेतृत्व की बात की गई, लेकिन जो चिट्ठी में जो खबरें आ रही हैं ज़राए के हवाले से, उसमें तो ये लिखा बताया जा रहा है कि नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक पूरे मुकम्मल तौर पर परिवर्तन की बात कही गई है उस चिट्ठी में।
देखिए जनाब, ऐसा है, हमारे मित्र के द्वारा जो कहा गया है कि इसमें नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं की गई है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी अभी एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर है, और कोई भी इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, ठीक है, आपका 6 महीने या 1 वर्ष तक अगर मान लीजिए आपके आंतरिक संगठन में किसी तरह की समस्या थी, उसको दुरुस्त करने के लिए आपको पहल करनी थी, तो अब तो समय आ गया था। और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरान अगर इस इशू को उठाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? और बात जहां तक जमहूरियत की है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी 1998 से कांग्रेस की लीडरशिप एज अ पार्टी प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाल रही है। 2017 तक कांग्रेस की जो सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होता है। पहली बार जो है भारतीय चुनाव आयोग उसमें हस्तक्षेप करता है और उनको निर्देश करता है कि आप अपने इलेक्शन कराइए। उसके बावजूद भी आज 2020 आ गया है, 1998 से लेकर 2020 22 वर्ष का समय हो गया लगभग, आज तक कोई भी आंतरिक जो है चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की बात को लेकर मैं ये बात रख रहा हूँ। तो मेरा कुल मिला के यही कहना है कि ये यदि जब तक आप जो है अपने आंतरिक संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, अमूलचूल उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक आप ये सोच पाए कि आप भारतीय राजनीति में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे, वो मुझे नहीं लगता वो किसी तरह से संभव हो पाएगा। ठीक है। तो ये समय था उनको अपना आंतरिक आकलन करने का, जिसको कहीं ना कहीं उन्होंने एड्रेस नहीं किया है। वो सिर्फ मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये कवायद सिर्फ चूंकि वो 23 लीडरान के द्वारा जो पत्र लिखा गया था, उसको फौरी तौर पर उस आवाज को दबाने की एक प्रक्रिया थी, और उसी दिशा में ये सारी जो कवायद दिखती है। ठीक है। महेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी लीडर। महेश वर्मा जी, अब आरोप देखिए कहां तक लगने शुरू हो गए। पहले तो बीजेपी पर ये आरोप लगते थे कि वो सरकार गिराती, एमपी की सरकार गिरा दी, राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश हुई, कर्नाटक की सरकार गिरा दी। अब आप लोग पार्टी के अंदर पहुंच गए। हालांकि बाद में गुलाम नबी आज़ाद ने ये साफ किया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये बात निकलकर मीडिया में सामने तो आई ना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ चिट्ठी लिखने वाले कुछ लीडरान बीजेपी से सांठ-गांठ किए बैठे हैं, मिली भगत है। तो अब आप लोग कांग्रेस को भी तोड़ने पहुंच गए। हाँ, आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी ये भी कह सकते हैं कि इस महीने का जो बीजेपी ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाने की कोशिश करी है, उसमें से एक ये भी है। वो कपिल सिब्बल जी जो ट्विटर करके और डिलीट कर दिए, मुझे लग रहा है कि वो इस बात को तस्दीक करता है कि राहुल गांधी जी ने ये बात कही है। अब उसकी लीपापोती वो करें, वो अलग बात है। दूसरा ये अमलेंदु जी अभी कह रहे थे कि इस तरह की कोई आवाज़, विरोध की आवाज़ उठी नहीं। अभी पूनिया जी का जो आप बाइट दिखा रहे थे, शायद ये सुन नहीं पाए कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि जिनको मुखर होना था या जिनका विरोध था वो बताते, इंटरनली बताते, इस तरह से खुलेआम कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो एक सिर्फ फुटअव्वल है, जो ये कह रहे हैं कि जिसको ये लोकतंत्र बता रहे हैं, वो एक तरह से कांग्रेस में एक सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया है। और उसका कारण है कि जनाधारहीन नेतृत्व जो है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। जिसका जनसंपर्क कट गया हो, जिसका जनता से कोई लेना देना ना रहा हो, जो आदमी सिर्फ हवाई फायर करता हो, जो आदमी जो है संकट काल में देश की नब्ज को समझे बगैर बोलता हो, ऐसे नेतृत्व को प्रति जो है एक आक्रोश जो है बड़ा स्वाभाविक है। जो जन आक्रोश था वो अब कहीं इन नेताओं के बीच में निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। अब उसको कहीं ये कुछ हद तक ये जो आज आपके सामने जो एक, मैं तो इसको ड्रामा ही करार दूंगा, क्योंकि ये एक तरह से एक सहानुभूति अर्जित करने का एक तरीका भी हो सकता है जो कांग्रेस के लोगों ने थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी है, जिसका कोई असर जनता के ऊपर अब दिखाई नहीं देती। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि राहुल गांधी जी जिनको नसीहत दिए हैं कि आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उसके बावजूद भी उनकी जमीर उनको आज किस तरह से कोस रही होगी, या किस तरह से वो अपने आप से पूछ रहे होंगे कि यार ये राहुल गांधी जी ऐसा नेतृत्व, ऐसा नेता जो हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, अब हम क्या करें। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, उन नेताओं के लिए जिन्होंने एक जनाधारहीन नेतृत्व पे जो सवालिया निशान खड़ा किया है, उनके लिए अब कांग्रेस में रहना कोई आसान
डगर नहीं रह गया, आसान वो मार्ग नहीं रह गया कि अब वो अपनी सियासत को कांग्रेस में जो उनका स्तर है, जो राष्ट्रीय स्तर पे वो कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर पाए। मुझे लग रहा है कि अब उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि राहुल गांधी जी के रहते हुए उनकी राजनीति का क्या होगा, ये सवाल खड़ा। ठीक है अमलेंदु जी, जिन नेताओं ने पत्र लिखे, चिट्ठी लिखी है, उनमें से आप देखिए चेहरे, आप खुद जानते हैं, समझते हैं सियासत को, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस की सरकार में मलाईदार ओहदों पर रहे हैं, लेकिन आज जब पार्टी में क्राइसिस है तो इस तरह के बर्ताव, पार्टी की क़यादत के साथ इस तरह का, ये वो लोग हैं जो शायद अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए और राज्यसभा के जरिए दाखिल हुए। नहीं, बल्कि मैं इससे आगे बढ़ के आपकी बात को बढ़ाऊंगा कि ये वो लोग हैं जो कांग्रेस की जो आज स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार हैं एक तरीके से जी। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में दिल्ली से लेके जम्मू तक जो थे वो 17 मंत्री और मोस्टली जो है राज्यसभा वाले जी। गुलाम नबी आजाद साहब जो है मेरे ख्याल से जिंदगी में एक चुनाव जीते हैं 500 या 700 वोट से विधानसभा का जी। कपिल सिब्बल साहब जो है अच्छे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट से के इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर वो अच्छे लीडर भी है, ये नहीं कहा जा सकता। सिब्बल साहब खुद कहाँ से चुनाव जीत सकते हैं और कहाँ से जो किसी को जिता सकते हैं, सिब्बल साहब खुद जाने। मतलब जो भी इन सब की नेताओं की जो आज स्थिति है वो कांग्रेस की वजह से स्थिति है। इनको ये चीज समझनी होगी, इन सबको कांग्रेस ने बहुत कुछ ज्यादा दिया। अगर ये अंदर की बातें थी और अगर, हालांकि सबने इनकार कर दिया कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, अब भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे, मीडिया कुछ कहे, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कहा और उनके लिए कहा, वो तो दोनों इनकार कर रहे हैं कि नहीं कहा। तो इसलिए हम अभी हवा में कुछ भी बात करते हैं, लेकिन हाँ, इस बात में आपकी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो, या चिट्ठी लिखने वाले और लोग हों, ये सब लोग जो है, आनंद शर्मा कभी कोई चुनाव लड़े ही नहीं। मतलब रविशंकर प्रसाद है वो भारतीय जनता पार्टी के, रविशंकर प्रसाद तो फिर भी आखिरी समय में एक चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन आनंद शर्मा जी की ये स्थिति भी नहीं। मतलब रविशंकर प्रसाद लोग भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे तमाम लोग जो हैं, मतलब वो हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड्स की कोई लड़ाई है, और अगर ये इस तरीके की लड़ाई है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की बिल्कुल निश्चित तौर पर फिर आवश्यकता है कि अगर ये लड़ाई चल रही है तो ओल्ड गार्ड्स का जो है वो क्या योगदान है। अगर कपिल सिब्बल साहब का जो ट्वीट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, तो भाई आपने अगर राजस्थान में अगर आप हाई कोर्ट में गए या मणिपुर में आप जो भाजपा की सरकार गिराने के लिए आप अदालत में गए, तो आप पार्टी के लीडर की हैसियत से नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील की हैसियत से गए, और जाहिर सी बात है कि उसके लिए फीस जो होती है वो ली भी गई होगी। तो चूंकि मतलब आपने उसका सुप्रीम कोर्ट के वकील होने का आपने जो है लाभ उठाया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है हर पार्टी में लाभ उठाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कांग्रेस में भी उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिनका कहीं कोई जनाधार नहीं है, मगर नेता सबसे बड़े वही है पार्टी के अंदर, और कांग्रेस के अंदर भी है, बसपा के अंदर भी है। मतलब सारी पार्टियों के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकीलों की एक लॉबी जो है, मुझे लगता है ये एक तरीके से पूरे देश की राजनीति को यही संचालित कर रही है क्या। तो मतलब जनता का हक काट करके जो है ये सुप्रीम कोर्ट के वकील अगर सब कुछ ले जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि चिंताजनक स्थिति है। और इसमें सिर्फ कांग्रेस के लिए मतलब आत्ममंथन की स्थिति नहीं है, बाकी दलों को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कितनी आप तरजीह देंगे राजनीति के लिए। जी शैलेंद्र दुबे जी, ये पता लगाना बहुत जरूरी कि घर का भेदी कौन है। लास्ट मोमेंट पे हमने देखा कि जूम ऐप से भी बदल दिया गया, दूसरा कोई ऐप हुआ, जूम ऐप से लीक होने का डर था। तो CWC में जो कुछ भी हुआ उसकी तमाम बातें मीडिया में या जिस तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने नहीं कहा, लेकिन जो कुछ भी वहां पे घटना घटी वो बाहर कैसे आई, भेदी कौन है घर का? देखिए जनाब, ऐसा है, मैं इस विषय को खासकर एड्रेस न करते हुए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी के अंदर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारतीय लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए, स्वस्थ जमहूरियत के लिए जरूरी होता, जो भी इनको करेक्शन करने थे उन पर इनको जो है फोकस करना चाहिए था। अब वो सोनिया गांधी जी जो फिजिकली उतना फिट नहीं है, और आज जब आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है जो ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को कनेक्ट कर सके, मुद्दों को उठा सके,
तो और जहां तक ये प्रश्न खड़ा हो रहा था कि कपिल सिब्बल जी या गुलाम नबी आजाद जी के द्वारा जो पत्र, अरे उसमें और भी तमाम लोग हैं, तमाम लीडरान हैं, 23 लीडरान हैं, जिसमें शशि थरूर जी है, जिसमें मनीष तिवारी जी हैं, जिसमें जितिन प्रसाद जी हैं, जिसमें मिलिंद देवड़ा जी हैं। तो सिर्फ ये कह देना, देखिए समस्या है आपके यहाँ, उसको मानना पड़ेगा, और यदि आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो इसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, आप स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं। अब ये तो आंतरिक मामला है। शैलेंद्र दुबे जी, आपको लगता है कि गांधी कुनबे गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस की कमान संभाल पाएगा, कांग्रेस को संभाल पाएगा? कहीं कुनबा बिखर तो नहीं जाएगा? बिल्कुल संभाल पाएगा, बिल्कुल संभाल पाएगा। देखिए मैं इस पूरी अगर भारतीय राजनीति की बात करूं तो सिर्फ 2 दलों को छोड़ दें आप, बीजेपी और कम्युनिस्ट को, जहां पर अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, कार्यकर्ता कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। बाकी जितने भी राष्ट्रीय दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, वहां पर जो एक कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं राजशाही कार्यप्रणाली है। एक ही परिवार विशेष का व्यक्ति, उससे उसके आगे जनरेशन का, उससे आगे जनरेशन का, इस तरह से लोग जो है उसको फॉलो करते आए। अरे भाई एक बात बताइए, जिन प्रदेशों में आज कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं, क्या उनमें जो लीडर है, चाहे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हो, क्या उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? क्या पंजाब में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? क्या राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जो सचिन पायलट जो है प्रदेश अध्यक्ष थे? तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में से चुनाव करिए, जो लोग प्रदेश स्तर पर एक संगठन को अच्छे रूप से चलाया हो, जिन्होंने एक परफॉर्मेंस अच्छी दी हो। तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि गांधी फैमिली के बाहर जो है कोई अगर पार्टी की कमान संभालेगा तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये स्टेप उठाने की आवश्यकता है। तमाम ऐसे लीडर हैं, उनमें चाहे सचिन पायलट हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, या अन्य बहुत सारे नाम हैं, उनमें से किसी को भी अगर आप ये आगे लेके आए तो लॉन्ग टर्म में अगर आप करेक्शन करेंगे तो इसको आप आने वाले समय में दूरगामी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी चर्चा, अपनी बातचीत जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि घर का भेदी कौन, CWC में आज जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है उसी का एक ये हिस्सा है। अब बीजेपी ने कांग्रेस में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लोग कह रहे हैं। ये तो बीजेपी के इस अभियान को सफल बनाने का काम कौन कर रहा है? आखिर में हम तो राहुल गांधी जी को ये बताने, और कल को राहुल गांधी जी ये कहें कि हमने जो बयान दिया है वो बयान बीजेपी की वजह से दिया है, या बीजेपी वालों को कहने, बीजेपी का किसी नेता ने मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा है इसलिए मैंने ऐसे बयान दिया है। तो ये तो बेतुकी बातें हैं ना। सवाल ये है कि आप अगर जनता से कट जाएंगे, इस देश की चिंता नहीं करेंगे, जनसेवा की कोई बात नहीं करेंगे, कोई विजन और रीजन आप नहीं रखेंगे, कांग्रेस की वही नीति रहेगी जो कि एक हमेशा से रही है कि भाई एक तबके को अलग करो देश की मुख्य धारा से, किसी को टेरराइज करो, किसी को हर तरह से डरा धमका के, किसी को ये बता के कि भाई बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, अगर वो आएगी तो मुसलमानों का भला नहीं होगा, इसका नहीं भला होगा। ये राजनीति कब तक चलेगी? इससे लोग आज ही जा चुके थे। अब ये जब तक ये लोग ये देश को इन्होंने गुलाम समझा हुआ था, हर तरह से इन्होंने अब नेहरू गांधी परिवार के नाम से पूरे देश में इन्होंने तख्ती लगा दी कि भाई जो कुछ भी है वो हम है। ऐसा लग रहा था जैसे, लेकिन सर इस परिवार ने, इस कुनबे ने कुर्बानियां भी तो बहुत दी इस देश के लिए। साहब मैं कह रहा हूं कि कुर्बानी अगर कोई आदमी दिया है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप देश को इस तरह से कर दें। आज देखिए, जब मौका मिला, जब ये टाइम था, जब ये अवसर था कि कुछ आप करिए, तो उस अवसर पे वो उस परिवार से आवाज क्या आई, उस परिवार से जो नेता के रूप में पैदा हुए, उनको हम पैदा ही कहेंगे, कोई नेता तो है नहीं स्वाभाविक नेता। जो स्वाभाविक नेता है वो बहुत दूर रह गए,
शहादत देने का मतलब ये नहीं है कि आप उस परिवार के कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश की समझ नहीं है, जिसका लालन पालन यहाँ नहीं हुआ, जिसका कोई इस देश से लेना देना नहीं है, उसको आप अपना जो है आप सर्वकालिक सार्वदेशिक आप नेता उसको मान लीजिए और कहिए कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तो आप उसको सब कुछ मान के और ये कहिए कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इस देश में लोकतंत्र, जनतंत्र और एक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी के चलाने के ऊपर एक धब्बा है। उसको एक तरह से ये कह लीजिए, मैं ये तो नहीं कोई ये कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह का लोकतंत्र और इस तरह के सियासी पार्टी होना देश के लिए ये अच्छे लोकतंत्र की ये मतलब कोई पहचान नहीं है। अच्छे लोकतंत्र तो वो होता है, जैसे कि शैलेंद्र जी ने कहा भी कि देखिए साहब, 2-3 पार्टियों को छोड़ के आप किसी भी पार्टी को ये नहीं कह सकते हैं कि इनके यहाँ सही मायने में लोकतंत्र है। लोकतंत्र वो कहा जाता है जिसमें एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बने ताकि उसको इस देश की नब्ज पता हो। जिसको यही नहीं मालूम है कि भाई देश चलाया जाएगा कैसे, देश उठा आज के डेट में अगर राहुल गांधी की लेकिन सर बीजेपी सरकार पर ही इल्जाम लगते हैं कि एक चुनी हुई जमहूरी सरकार में पीएम और होम मिनिस्टर के अलावा किसी की नहीं चलती, किसी वजीर की नहीं चलती। देखिए ये बातें जो है ना, ये लोग जो अपनी चीजों को छुपाने ढकने आज जो कुछ भी है, ये जो एक तरह से सिर्फ फुटौल है या कांग्रेस का 2 फाड़ होना तय है, ये उसको रोकने के लिए राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा था उसको भी ये लोग इसी तरह से प्रचारित किए। तो ये इनका एक प्रोपगंडा का पार्ट है, सहानुभूति प्राप्त करने का, या ये कह लीजिए कि किसी तरह से बदनाम करने के लिए भाजपा को कि भाई हम किस तरह से बदनामी, ये इनका काम करके कुछ हासिल नहीं करना है। इनको बदनाम करके कुछ हासिल करने की इनकी रवायत जो मैंने आपसे कही कि ये हमेशा डरा धमका के बदनाम करके, ये उसी की राजनीति पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं। अब वो राजनीति का अंत होता जब दिखाई दे रहा है तो ये सीन क्रिएट हो गया जो आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपने 2 धड़े की बात की, इसमें जिन लीडरान ने खत लिखा है उनकी हैसियत ऐसी नहीं है, लोग कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि वो अपनी सीट जीत लें। खैर अमलेंदु एक और आपको अमलेंदु जी ने नहीं और आपको लोग कह रहे हैं, मैं उनके पास अमलेंदु जी ने एक बात कही, मैंने जो शुरू में कही अमलेंदु जी ने उसको तस्दीक भी करी कि भाई हाँ ये बात सही है कि ये इन लोगों के ऊपर सवाल उठना जायज बनता है और ये कांग्रेस से सवाल उठेंगे भी, या वो गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, आनंद शर्मा हो, या जितने राज्यसभा या बैकडोर से आए हुए नेता है। तो मैंने आपसे कहा ये उनके लिए अब शासक पैदा होगी जो इन पे सवाल उठाए हैं, सवाल जो ये जनाधारहीन नेतृत्व है जिसके ऊपर सवाल उठाया गया है। अब इनका कांग्रेस में रहना, इनका कांग्रेस में बना रहना, ये अब इसके ऊपर सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्पष्ट है कि कांग्रेस का 2 धड़ा होना ये तय है। ठीक है अमलेंदु जी, ये भी खबर आ रही थी जराए के हवाले से और लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अपनी एक नई टीम ला सकते हैं। तो इस खबर के डर से ये जो लीडरान हैं जिन्होंने खत लिखा है, इन्हें अपने मुस्तकबिल का खौफ सताने लगा, भविष्य की चिंता होने लगी, इसलिए इन्होंने घबराहट के आलम में ऐसे कदम उठाए हैं। देखिए असल में सब जगह होता है कि एक जो जनरेशन का गैप होता है वो उसके बीच संघर्ष हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में अगर इस तरीके में अगर शब्द जोड़ रहा हूँ, अगर ये बातें सही हैं जिस तरीके की आप लोगों के जराए के हवाले से चीजें आ रही हैं, अगर ये चीजें सही हैं तो ये इस तरीके के संघर्ष सब जगह हुआ करते हैं और हर पार्टी में। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इससे छूती रही हो, समाजवादी पार्टी का हम लोगों ने तमाशा पिछले दिनों देखा पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हुआ, मतलब पिता पुत्र के बीच में ही किस तरीके से सब कुछ हुआ, वो सब हमने हम लोगों के आंखों के सामने है। एनटी रामाराव साहब का किस तरीके से अवसान हुआ, चंद्रबाबू नायडू का किस तरीके से उत्थान हुआ, वो भी हम लोगों के सबके सामने है। तो ये एक जो जनरेशन गैप होता है वो उस जनरेशन के बीच में ये कन्फ्लिक्ट्स हुआ करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन खूबसूरती ये होती है कि उस जनरेशन गैप को कौन अच्छे से समन्वय उनमें करके ले जाए। और एक शेर है कि नई कश्ती और पुरानी कश्ती में अंतर इतना है, इसे साहिल नहीं मिलता, उसे किनारा नहीं मिलता। तो समन्वय उसी का अच्छा होता है कि जिसको साहिल भी मिल जाए और किनारा भी, कश्ती भी मिल जाए। तो यही जो है वो तादाद में स्थापित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि चूंकि जो परिस्थितियां हैं आज तक, देखिए चाहे कोई उसे परिवारवाद की बात कहे या कुछ भी बात कहे, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि अध्यक्ष गांधी परिवार का हो। तो अगर लीडरान जो हैं
वो न अगर नहीं भी चाहते होंगे तो अगर जिस तरह की बातें की जा रही है कि साहब जनता से चुनाव हो जाए, जनता से चुनाव हो जाए, पहले तो जनता से चुनाव किसी पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई भी चुनाव जो है जनता से नहीं हुआ है। जितने भी अध्यक्ष चुने गए वो मनोनयन वाले हुए, किसी भी पार्टी में नहीं होता है। सोनिया गांधी तब भी जो थी वो चुनाव से जीत के आई थी, जितेंद्र प्रसाद को हरा करके जीत करके। उसके बाद चुनाव नहीं हुआ, वो एक अलग का मसला है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है वो एक अलग का मसला है। लेकिन ये स्थितियां जो हैं वो सब जगह हैं। और जैसे अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि जो आंतरिक लोकतंत्र वाली एक स्थिति जो मतलब कहा जा सकता है कि कोई भी अध्यक्ष जो बन सकता है या कुछ भी बन सकता है, वो कम्युनिस्टों में और भारतीय जनता पार्टी में है। मैं उनकी इस बात से मतलब सहमत हूँ, ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चूंकि देश की राजनीति जिस रास्ते पे जा रही है, आप देखिए, आप लोकसभा को उठा करके देख लीजिए, कितने परिवारों के लोग जो है उनका कब्जा है लोकसभा के अंदर, आप उठा करके देख लीजिए। मतलब गिने चुने परिवार जो है वही इस देश को चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज्यादा सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो आप देखिए कितने परिवारों के वहां सांसद हैं, कैसी तरीके से चलती चली आ रही है। तो ये समस्या सब जगह है। और मुझे लगता है कि जो राजनीति के अंदर लोग हैं उनको ही इसका जो है हल निकालना होगा कि किस तरीके से ये बीएसी जो है खत्म हो। और आप कार्यकर्ता की बात तो कहीं रही नहीं गई है, या किसी दल में कार्यकर्ता की बात नहीं रहेगी। आप सोचें कि कोई कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ करके इस तरीके से पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता कि आज की राजनीति में संभव है। चुनाव इतने महंगे हो चुके हैं कि आप कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की सोचना जो है वो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर मतलब इस तरीके का संघर्ष, में फिर कहूंगा कि अगर इस तरीके का संघर्ष है, भाजपा के अंदर कमी बताकर या भाजपा में कमी ढूंढकर, अमलेंदु जी, भाजपा में कमी बता के या भाजपा के नेताओं में कमी ढूंढकर क्या कांग्रेस को इस तरह के सिर फुटौल से बचाया जा सकता है? क्या सवाल ये है। सवाल ये है कि भाजपा की कमियों को गिना के, बता के, जता के क्या कांग्रेस का जो एक अभी जो अस्तित्व है, उसका जो अस्तित्व आज संकट में आ गया है, क्या उसको बचाया जा सकता है? नहीं ना। ये तभी बचाया जा सकता है जब जन समर्थन हो, जब एक जन नेता हो उसके पास, जब एक ऐसा चेहरा हो। ऐसा आज के डेट में सवालिया निशान उनके ऊपर खड़ा किया गया जिनको आपने 10 साल तक यूपीए सरकार में आपने मंत्री बनाया, आपने मंत्री रखा, तब आपने सवाल नहीं खड़ा किए। आज आप कहें कि भाई उनकी तो कोई वक्त ही नहीं है, ये इन्हीं लोगों के वजह से कांग्रेस डूबी है। तो ये सवाल समझ में आता है कि गलत कौन है। वो नेतृत्व गलत है जो उनको 10 साल काम करने दिया, या फिर वो गलत है जो वो काम करके और निकल गए। मेरी बात को कह रहे हैं, मैं इस बात को पहले कह चुका कि भाई दिल्ली से लेकर जम्मू तक 17 जो थे वो मंत्री थे और अधिकतर राज्यसभा वाले थे। मैं इस बात को पहले कह चुका। आप जो बात कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन उनका सवाल, अमलेंदु जी, उनका सवाल यही है ना कि आपने तब तो उनको मंत्री बनाया, ओहदे से नवाजा, अब वो लोग उन पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अब सवाल कौन उठ रहा है? 10 साल सत्ता में रहे साहब, पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं ना, पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह की खबर आई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, जो कहा जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जराये के जरिए से है ना। मतलब जो भी कुछ है वो मीडिया के अंदर खबरें हैं ना, मीडिया के कुछ तो है ना सर। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इस पर लीपापोती की जा सकती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता सर। ट्वीट डिलीट किया जा सकता है, पोस्ट किया जा सकता है। ये सही आपने बात कही जी, बिल्कुल। लेकिन उस हकीकत से पर्दा उठ चुका है। उस हकीकत से ये कहिए कि पर्दा उठ चुका है। अमलेंदु जी, मान लीजिए इस बात को आप कि उस हकीकत से पर्दा उठ चुका है कि आज वो नेतृत्व कांग्रेस में नहीं रहा जिस बलिदान और शहादत की बात कह के, जिस पार्टी को अभी तक चलाने की बात कही जाती थी, जिनकी पट्टिकाएं जो है पूरे देश में लगा के शासन किया जाता है, वो पार्टी जो है आज के डेट में अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपने नेताओं को संभाल सके। जनता के संभालने की तो बात दूर है, देश संभालने की बात तो दूर है, राज्य संभालने की बात तो दूर है, वो अपने नेताओं को भी संभालने की स्थिति में नहीं है। उस आप भाजपा के नेता होने से पहले पत्रकार उस पार्टी के बारे में ये आकलन करना आपका नहीं, सुनिए, आप भाजपा के नेता से पहले आप पत्रकार रहे हैं और आप इतिहास को अच्छे से जानते हैं। जब इंदिरा गांधी राजनीति में आई थी तो उनके लिए भी इस तरीके से कहा गया था गूंगी गुड़िया, और तब भी ओल्ड गार्ड्स का यही स्थिति थी। इंदिरा गांधी के सामने इसी तरीके की चुनौतियां थी और सबने यही समझा था कि ये गूंगी गुड़िया हमारे इशारे पे खेलेगी।
और उसके बाद क्या स्थितियां बनी। तो मैं ये कह रहा हूँ इंदिरा गांधी फेल नहीं हुई ना, वो पास हो गई। ठीक है, तो अभी पास होने का मतलब इंदिरा गांधी जी के पास कोई रीजन रहा ना, कोई रीजन रहा ना राजनीति में, उनकी सस्टेनेबिलिटी समझ में आई ना, तभी बाद में कांग्रेस चल पाई। कांग्रेस आई जो बनी और चली, उसका कारण था कि वो विभाजन के बाद भी जो है कांग्रेस सस्टेन करी, क्योंकि उनके पास विजन था। सोनिया गांधी जिस समय आई थी उस समय कांग्रेस का भी एक विभाजन हुआ इसी पे कि साहब विदेशी मूल की महिला है। आप लोगों ने भी उस समय खूब उद्यम मचाया, विदेशी मूल की महिला है, और उसके बाद इस देश की जनता ने सरकार सौंप दी कांग्रेस को। 10 साल कांग्रेस की सरकार चली। ठीक है सर, ठीक है, हमारे साथ आप मैं दुबे जी बिल्कुल आप मेरी ही बात को कह रहे हैं। शैलेंद्र दुबे जी जनाधार जब आया सत्ता में आई तो वही शरद पवार जी तारिक अनवर और पीएस संगवा इन लोगों ने मुखालफत की थी जी। शैलेंद्र दुबे जी आप कह रहे थे कि नहीं मुखालफत की थी और वो फिर वो जाके उनके चरणों में बैठ गए जी। शैलेंद्र दुबे जी आप कह रहे थे कि गैर गांधी खानदान का कोई होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए। तो आपको लगता है कि क्या बिना गांधी कुनबे के मर्जी के, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो कोई कांग्रेस की कमान संभाल सकता है, कांग्रेस का सदर हो सकता है? बिल्कुल, आपकी मैं इस बात से सहमत हूं कि बिना गांधी परिवार की कंसेंट के ये स्टेप उठाना और इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, लगभग मैं कहूंगा असंभव है जी। लेकिन देखिए, उनके आसपास जो है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आसपास तमाम रणनीतिकार होंगे। तो मेरा मत ये है कि 2 तरह के जो है मत हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष होता है तो कहीं न कहीं एक मौका मिल जाएगा कि नॉन गांधी मेंबर भी जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अरे भाई, बात जब आती है अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष अन्य पार्टियों में भी कोई भी है, अध्यक्ष आप किसी को बनाइए, संगठन को खड़ा होने दीजिए। उसके बाद जो है जब यदि पार्टी सत्ता में आती है तो जाहिर सी बात है। लेकिन सर कांग्रेस के अंदर ये कहा जाता है कि गांधी कुनबे का फर्द ही कांग्रेस को जोड़कर इकट्ठा करके मुत्तहिद करके रख सकता है। लोग कहते हैं कि ये गोंद की तरह है, ये परिवार ये लोगों को समेट के रखता है, लोगों को इनसे ऊर्जा मिलती है और इन्हीं की क़यादत में, इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं। मैं देखिए ऐसा है, अगर मैं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं यदि मैं राज्यवार आकलन करके सामने आपके रखूं तो पंजाब की जो लोकल लीडरशिप है, अमरिंदर सिंह जी ने साफ कह दिया था कि मुझे जो है किसी बड़े फेस की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने दम पर अपने जो कार्यक्रम, अपनी नीतियों के आधार पर कांग्रेस को वापसी जो कराऊंगा। आप देखिए परिणाम क्या हुए। हरियाणा के अंदर जब लास्ट मूवमेंट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब ये पार्टी से बाहर जाने की भी धमकी देते हैं सोनिया गांधी जी को, तब जाके उनको कमान दी जाती है। तो कांग्रेस के अंदर जो अंतर जो है वो सबसे बड़ा जो है वो फर्क क्या है, वो फर्क है परिक्रमा और पराक्रम, इसके बीच का बुनियादी फर्क है। जो लीडर परिक्रमा करने वाले हैं, देखिए राजनीति में आदर्शवादिता संभव नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आप परिक्रमा करने वालों में से भी उन लोगों का चुनाव करिए जिनमें थोड़ा बहुत तो पराक्रम हो। लेकिन समस्या ये है गांधी। तो सर आप जिस तरह की सूरत हाल है, कांग्रेस आज जहां पर खड़ी, आपको लगता है कि कोई गैर गांधी कुनबे का फर्द आकर कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखा देगा, कांग्रेस को बहुत मजबूत कर देगा? ओवरनाइट तो ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको यदि कहूं, देखिए इसके लिए एक पर्याप्त समय, लगभग जो है एक पूरा कार्यकाल ग्राउंड पे जाके कार्यकर्ताओं के अंदर एक ये मैसेज देना पड़ेगा और क्षेत्रवार संगठन खड़ा करना पड़ेगा। तो वो ये ओवरनाइट संभव नहीं है, क्योंकि देखिए परिस्थितियां जो है आने वाले समय में भिन्न भिन्न होती हैं। पहले क्या था, पहले जो बुनियादी फर्क आपको समझने की आवश्यकता है, आज से अगर आप 2 दशक पहले की बात करें तो कहीं न कहीं जो मतदाता था वो भावनात्मक मुद्दों को वरीयता देते हुए चुनाव में अपना जो फैसला करता था। लेकिन आज मूलभूत परिवर्तन हुआ है। परिवार का मुखिया आज जहां कहता है वहां जो है परिवार के अन्य सदस्य मतदान नहीं करते, तो ये बुनियादी फर्क है। उसी तरह से सारे शीर्ष नेतृत्व को, जितनी भी पार्टियां हैं, अगर किसी भी परिवार का शीर्ष नेतृत्व अगर मजबूत है तो निचले स्तर पर जो समस्याएं होती हैं वो सुलझ जाती हैं। सर लेकिन सर शैलेंद्र जी ये भी हम देखते हैं इंतखाबात में, इलेक्शन के दौरान कि बड़े से बड़ा स्टार प्रचारक कांग्रेस का हो, लेकिन जब तक गांधी कुनबे का फर्द उस सीट पर नहीं जाता, वहां का कैंडिडेट, वहां की जिला यूनिट या स्टेट यूनिट तब तक मुतमईन नहीं होती। दोनों तरह की बातें करते हैं। नहीं, देखिए ये बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी हों या प्रियंका जी हों, ये दोनों लोग ऐसे मास लीडर जनता के मुद्दे उठाएं और जनता के बीच में जाएं, अनेक कार्यक्रमों को लेकर। तो मुद्दे उठाने के लिए गुलाम नबी आजाद को किसने रोका?
कपिल सिब्बल को किसने रोका? इन्होंने आगे बढ़कर राहुल गांधी की तरह कदम बढ़ाए। बिल्कुल, यही तो जो मैं कह रहा था ना, परिक्रमा पराक्रम वाला जो समस्या है, कहीं न कहीं कांग्रेस जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ये लगता है कि यदि पराक्रम करने वाले में से कोई भी लीडर अगर आगे निकल के आते तो भविष्य में उनके लिए एक नेतृत्व का संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए ये वो जो नहीं, आप चाहे इस जनरेशन में ले लीजिए या इससे पहले के ले लीजिए, आप राजेश पायलट ले लीजिए, कुमार मंगलम जी को ले लीजिए, माधवराव सिंधिया जी को ले लीजिए, या आज जो नई जनरेशन है उसमें सचिन पायलट हो गए, या आप ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, या फिर मिलिंद देवड़ा जी हो गए, जितिन प्रसाद जी हो गए। आपको जो है जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं उनको समुचित स्थान देना पड़ेगा, उनको मेन स्ट्रीम में जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ठीक है सर। तभी कार्यकर्ताओं में जाके एक अच्छा मैसेज जाएगा और तुलनात्मक जो आज स्थिति बनी हुई है उसके तुलनात्मक आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हम लौटेंगे और अपनी बातचीत जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज CWC में जो हुआ, उसकी बैठक में जो हुआ, उसके पीछे कौन है और कांग्रेस में कौन है जिसे गांधी कुनबा नागवार गुजर रहा है, जिसे कबूल नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान का पैनल मौजूद है। महेश वर्मा जी, आपसे समझना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने भी इनकार कर दिया, फिर कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट डिलीट कर दिया, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कहा होगा कि बीजेपी से साठगांठ है? नहीं, वो तो सार्वजनिक रूप से कपिल सिब्बल जी हो या पूनिया जी की भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो इनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और रिटायर्ड IAS अफसर हैं और समझदार आदमी हैं, और उनकी बात में आपके ही मैं चैनल पे अभी जो आपने क्लिप चलाई उसमें साफ साफ उनका स्टेटमेंट था कि ऐसी बातों को, इस तरह की आवाज को मुखर करना और इस तरह की चिट्ठी लिखना ये बिल्कुल गलत बात है। उसको उन्होंने पुष्टि करी है उस बात की। अब सवाल ये है तो कुछ है, कनेक्शन है क्या सर? जिम्मेवार सर कोई कनेक्शन है, साठगांठ है, कुछ बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है क्या? सर बीजेपी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर ये आरोप अगर ये हमारे ऊपर जड़ते हैं तो इनका फेल्योर और इनकी असफलता जो है उस चीज में छुपी हुई है जिसको ये कहना नहीं चाहते हैं, उस चीज को बताना नहीं चाहते हैं। अपनी असफलताओं को ये हमारे तरफ इंगित करके ये स्पष्ट रूप से, वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यही एक परिवार ने शहादत लाल बहादुर शास्त्री जी का कंट्रीब्यूशन कोई देश में भुला सकता है क्या? उनके परिवार से आज तक कोई आदमी क्यों नहीं कांग्रेस में खड़ा हो पाया भाई? आज तक वो परिवार क्यों नहीं एस्टेब्लिश हुआ? PV नरसिम्हा राव का आर्थिक सुधार या जो कुछ भी कह लीजिए, वो उनका परिवार क्यों नहीं खड़ा हो पाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह पूछे कि भाई मेरा परिवार का क्या होगा? सिर्फ नेहरू गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस का ठेका लिया हुआ है, वही चलाएगा, वही इस चीज को, वही इस देश को बताएगा, वही रॉन्ग राइट सारा तय करेगा। इस देश का विधान संविधान वो भी सब इन्हीं के आसपास, इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा। होती है ना, लीडर ही तो तय करता है सर। वो कह देंगे लीडरशिप है ना सर, तो जो लीडर होगा वही तो तय करेगा सर। देश में कत्लेआम भी करेंगे और भी नहीं कोई भरे हैं। संविधान का धज्जिया उड़ाना, इस देश में इमरजेंसी लागू करना। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा मिसयूज, दुरुपयोग जो है राष्ट्रपति शासन का करना। आप अकलियत को, मुस्लिमों को जो 26% थे आज वो 2% पे उनको ले आना, उनकी हालत खराब कर देना, उनको ये कह के कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम बीजेपी वाले आएंगे खा जाएंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। आज सबका विकास हो रहा, आज सब खुश हैं। अब समाज जब खुश है, समाज को बांटने का काम का जो इनका जो एक कुत्सित मनसा जो थी वो अब कहीं न कहीं धाराशाही कर रही है जनता। तो अब ये ठीक है सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस बात के लिए तो अमरेंद्र जी से भी निश्चित रूप से ठहराएंगे। जी ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं सर। जिस तरह से हमने अलग अलग रियासतों में देखा कि कांग्रेस जिन जिन रियासतों में इख्तिदार में थी वो धीरे धीरे उससे संभलती नहीं रही और वो दूर होती रही, इख्तिदार उसके पास से जाता रहा और जितनी जीती हुई बाजी थी वो हारती चली गई।
देखिए ऐसा है कि ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो रही है। आप केंद्र में भली भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मगर विधानसभाओं के चुनाव आप लगातार हार रहे हैं ना। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो रही है। और दूसरी बात की जो बात कही जा रही है राहुल की, गांधी परिवार, तो कांग्रेस का जो डिक्लाइन शुरू हुआ वो गांधी परिवार के समय में शुरू नहीं हुआ, नरसिंह राव के समय में शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हुए और उत्तर प्रदेश में नहीं अगर हो पाए तो नरसिंह राव जी की एक तरीके से देन कही जाएगी, इसको अगर सही तरीके से देखा जाए। सीताराम केसरी ने भी कुछ बची पूरी कर दी। बच्ची कुछ सीताराम केसरी ने भी पूरी करी। तो बाबा ये जो बात कही जाती है कि बाहर का ठीक है, बाहर का हो कोई दिक्कत नहीं, बाहर का हो या अंदर का हो, सवाल इसका नहीं है कि बाहर का हो या अंदर का होगा। सवाल ये है कि कांग्रेस को एकजुट कौन रख सकेगा, और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुराना दल है और सबसे बड़ा दल है, और पैन इंडिया आज भी पैन इंडिया दल कांग्रेस ही है। भारतीय जनता पार्टी आज भी पैन इंडिया नहीं बन पाई है, जोर तोड़ से सरकारें भले ही बना रही हो, मगर लेकिन कांग्रेस 52 पर सिमट कर रह गई। ये भी देख सीटों से तय नहीं हो करता, भारतीय जनता पार्टी कभी 2 पे भी थी जी। तो ये सिमटना और बढ़ना ये सब राजनीति में चला करता है। और किसको कहते हैं? पैन इंडिया इसको कहते हैं कि सब जगह उपस्थिति हो पार्टी की। कहाँ वोटों का परसेंटेज भी होता है सर, वोटों का परसेंटेज भी होता है कांग्रेस की। आप जब आप कांग्रेस को अपनी पूरी स्थिति बता रहे हैं कि वो और भाजपा कांग्रेस में फायदा होने जा रहा है, तो इस समय भी 12 से 13 करोड़ वोट मिला है ना कांग्रेस को जी पिछले लोकसभा चुनाव में जी। अकेले अपने दम पे मिला है ना। ठीक है सर। शैलेंद्र जी से सवाल लेते हैं। शैलेंद्र जी, आप बार बार वकालत कर रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए कांग्रेस में, तो आपके हिसाब से, आपके मुताबिक नेहरू गांधी के परिवार के अलावा किसको कांग्रेस की कमान देनी चाहिए? कौन बहुत एप्ट उसके ओहदे के लिए है? तमाम लोग हैं। आप देखिए, मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में जहां कांग्रेस सत्ता में होती थी, ममता बनर्जी को इन्होंने दरकिनार किया, आज कांग्रेस वहां विपक्ष में भी नहीं। महाराष्ट्र के अंदर जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में होती थी, शरद पवार को दरकिनार किया, आज वहां क्या स्थिति है आपके सामने है। ऐसे अनेक नहीं, अभी जो मौजूदा कांग्रेस है, इसमें कौन सा चेहरा आपको लगता है कि जिसको अगर जिम्मेदारी दे दी जाए तो कांग्रेस की जो बुरे हालात हैं, बुरे दौर से गुजर रही है, वो बेहतर हो जाएगा? मेरे हिसाब से कोई भी युवा नेतृत्व है, जैसे सचिन पायलट है आपका, साउथ में से किसी को पिक कर लीजिए। मतलब देखिए, मास लीडर जो है गांधी फैमिली में से, चाहे प्रियंका जी हो या फिर राहुल जी हो, वो अपने को प्रेजेंट करें, लेकिन संगठन आज का जो परिदृश्य है, आज जो है आपको जनता के अंदर जो एक मास लीडर का होना और संगठन पर नियंत्रण करना, दोनों अलग विषय हैं। आज मैं बीजेपी का एक एग्जांपल आपको रखना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक मास लीडर होते थे, लेकिन उनके समय में संगठन को अच्छी तरह से चलाने वाला उतना प्रभावी अमित शाह जितना नहीं होता था। तो जो परिणाम मिलने चाहिए वो तब नहीं मिलते थे भाजपा को। आज जब अमित शाह के द्वारा जब संगठन में अमूलचूल परिवर्तन, हर बूथ तक जो है कनेक्टिविटी पैदा की गई, तो संगठन एक मजबूत तौर पर उभर के आया और मास लीडर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में था। तो आज जो है दोनों का जब संगम, लेकिन शैलेंद्र जी, यही संगठन जब गांधी परिवार पीछे हटता है तो यही संगठन चिल्लाने भी लगता है, बुलाने भी लगता है कि नहीं, प्रियंका जी को यूपी में आना चाहिए, राहुल जी को केंद्र में आना चाहिए। ये संगठन से आवाज भी उठने लगती है। फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, यदि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी बनते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सोनिया, अगर प्रियंका गांधी जी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टी सत्ता में आती, मुख्यमंत्री बनती है, तो मतलब जाहिर सी बात है, स्वीकारता होगी। लेकिन अगर ये चाहें आप जो है कि जो लोग चूंकि ये लोग पूरी तरह से उतना ग्राउंड पे एक्टिव नहीं है। राहुल जी की जो फंक्शनिंग अगर मैं आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करके बताऊं, तो वो कार्यकर्ताओं के बीच में कनेक्ट नहीं पैदा कर पाते। उनके अंदर ये कमी है तुलनात्मक दूसरे लीडरान की। तो कहीं ना कहीं आज जो परिदृश्य है, आज जो चुनावी परिदृश्य जो बदला हुआ है, उसमें क्षेत्रीय नेतृत्व, कोई भी युवा नेतृत्व है, उसको जो कमान दें पार्टी की, और साथ में ये लोग गांधी परिवार के, चाहे वो प्रियंका जी हो या राहुल जी हो, ये जनता के बीच में कार्यक्रम लेके जाए। ठीक है शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर बातचीत के लिए शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।